रखें मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब आधार कार्ड से जन्म तिथि साबित नहीं होगी, सभी विभागों को निर्देश जारी। अमर सिंह परिवार पर टिप्पणी मामले में आजम खां बरी, कैदी वाहन में बैठने से किया था इनकार, वीसीसी कोर्ट में हुए पेश। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, कार पर पलटा तेज रफ्तार डंपर, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। मिर्जापुर में हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, उड़े फरखचे, पिता पुत्र समेत 4 की गई जान। हाथरस में बड़ा हादसा, स्कूल के बरामदे की शटरिंग गिरी, पिलर भी ढहे, 5 मजदूर मलबे में दबे, राजमिस्त्री जान बचाकर भागा। और एसआईआर पर शिवपाल यादव बोले, 1 महीने में एसआईआर पूरा नहीं हो सकता, ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां धान खरीद में यूपी सरकार अव्वल रही है। धान किसानों की समृद्धि में सहायक बनी सरकार। वर्ष 2025-26 में तय सीमा से अधिक धान की खरीद हुई है। 59 दिन में 1.39 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की गई है। इस दौरान 8.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई है। धान बिक्री के लिए 5.44 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हुए थे। धान खरीद के लिए प्रदेश में 4,225 क्रय केंद्र स्थापित हुए। पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से चल रही है धान खरीदी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से चल रही है धान की खरीदी। समृद्ध किसान सशक्त यूपी को परिकल्पना को साकार करती नजर आ रही है सरकार। तो समृद्ध किसान सशक्त यूपी की परिकल्पना इससे साकार होने की बात कही जा रही है। धान खरीद में यूपी सरकार अव्वल रही। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में तय सीमा से ज्यादा खरीदी की गई है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 59 दिन में 1.39 लाख जो किसानों ने 8.2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान जो है वो बेचा है और सरकार ने इसकी खरीदारी की है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एसएमई को लेकर किसानों की धान की खरीद को लेकर के लगातार जो है बैठक का दौर भी देखने को मिल रहा था। लगातार आपने उनके द्वारा जो है अधिकारियों को ये निर्देश दिया जा रहा था कि किसानों से जो है भारी संख्या में जो है धान की खरीद की जाए, उनको सही तरीके से उनका धान का जो है मूल्य दिया जाए। इसको देखते हुए जो है आज जो आंकड़ा जारी किया गया
तो 2025-26 से के जो है 59 दिन में केवल जो है 1.39 लाख से अधिक किसानों से जो है 8.25 लाख मैट्रिक टन की जो है खरीद यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो जो आंकड़ा जो आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, और ये भी कहा उनका ये है कि लगातार ये खरीद जो है अभी चलेगी। जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री के जो आदेश है उसी के अनुसार जो है अधिकारीगण और जितने भी जिले हैं, जिले के जो भी अधिकारी हैं इन धान खरीदों को लेकर के, तो वहां पर इसी प्रकार से खरीद की जा रही, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो इसके लिए भी जो है नोडल अफसर भी तैनात किए गए और साथ से मुख्यमंत्री का आदेश है किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो धान खरीदी के लिए प्रदेश में 4225 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। रिकॉर्ड धान खरीदी सरकार ने की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर आई है। अजय कुमार शुक्ला को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रबंध निदेशक जल निगम नगरीय की जिम्मेदारी मिली है। सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश हैं आईएएस अजय कुमार शुक्ला। सचिव नगर विकास के साथ दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी, तो अजय शुक्ला को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आईएएस अजय कुमार शुक्ला को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पहले से वो महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब ये एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इससे संबंधित क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा गया कि आईएएस अजय कुमार शुक्ला जो है सचिव नगर विकास के पद पर होकर के पूरे अभी तक कामकाज उनके द्वारा देखा जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जल निगम के नागरिक लखनऊ से जब भी उनको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है, जो अगर जानकारियां मिल रही है उनके जो उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे और उसी को देखते हुए जो है ये प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। तो कहा जा सकता है कि एक अहम भूमिका जो है उनको दी गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि जल कल को लेकर के लगातार जो है केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का मुहिम चल रही है और जिस प्रकार से ये जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, अब वो जल्द से जल्द इस कार्यभार को भी जो उनके द्वारा जो है संभाला जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो सचिव नगर विकास की अतिरिक्त जिम्मेदारी आईएएस अजय कुमार शुक्ला को ये बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। यूपीपीसीएल में कल रात बंद रहेंगी ऑनलाइन सेवाएं। बिलिंग, ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल, कंज्यूमर ऐप बंद रहेगा। 29 नवंबर रात 10 बजे से 30 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक यूपीपीसीएल का ऑनलाइन सिस्टम रहेगा बंद। यूपीपीसीएल समेत सभी डिस्कॉम में ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। आरएमएस बिल्डिंग प्रणाली पर बिल राहत योजना के लिए तैयारी की गई है। 2025-26 के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए बंद रहेगा ऑनलाइन सिस्टम। पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल की ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। पश्चिमांचल, केस्को, डिस्कॉम में ऑनलाइन सेवाएं भी बंद रहने की बात सामने आ रही। तो यूपीपीसीएल की सेवाएं बंद रहेंगी। इस खबर पर हम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, यूपीपीसीएल की जो सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित रहेंगी, बंद रहेंगी, इससे संबंधित क्या कुछ है अपडेट निकल कर सामने आ रही है? क्या कुछ प्रभाव इससे पड़ेगा इन ऑनलाइन सेवाओं के बंद रहने से? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए आरएमएस बिल्डिंग और प्रणाली के को लेकर के 2025-26 के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के जो है कल रात से जो है 10 बजे से लेकर के जो है 12 बजे 30 नवंबर तक जो है ये सुविधाएं जो है ऑनलाइन सुविधाएं जो है बंद रखी जाएंगी। जिस प्रकार से अब इन सुविधाओं को जो बंद करने का कारण उनके द्वारा जरूर बताया गया है, लेकिन जिस प्रकार से जो लोग ऑनलाइन भुगतान कर रहे थे उनके लिए काफी बड़ी समस्या रहेगी। और देखा जा सकता है पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल पश्चिम जो भी चारों तरफ की जो है सुविधाएं जो है पूरी तरीके से जो है कई घंटे के लिए बाधित रहेंगी। तो कह सकते हैं कि आम जनता को परेशानी देखनी पड़ेगी, लेकिन पहले से ही जो है सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है इसकी जानकारी जो है
मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का उनकी तरफ से कोशिश की गई है। और अब ये देखना है कि उनके अपने अलग कंफर्मेशन के अपने प्रोग्राम को लेकर के जो है इस प्रकार की जो है ऑनलाइन सुविधा को जो है बाधित किया गया है। जी मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरएमएस बिल्डिंग प्रणाली पर बिल राहत योजना के लिए तैयारी की गई है। आपको बता दें 2025-26 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए बंद रहेगा ये ऑनलाइन सिस्टम। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर है, भारतीय भाषा उत्सव 2025 कार्यक्रम 4 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। ये कार्यक्रम परिषदीय विद्यालयों में 7 दिन तक बहेगी ज्ञान की ये कथा। कविता और संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। वैश्विक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में होगा ये आयोजन। तो यह अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। भारतीय भाषा उत्सव 2025 कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा ये कार्यक्रम। पार्षदीय विद्यालयों में 7 दिन तक चलेगी कथा। कविता और संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। वैश्विक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में यह आयोजन होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है, डमी पुतले का अंतिम संस्कार करने का मामला। डमी पुतले की घटना को लेकर गढ़ पालिका सख्त। मृतक का बिना चेहरा देखे नहीं बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। शमशान घाट की 4 दीवारी कराकर एंट्री गेट बनेगा। तीर्थ नगर ब्रिज घाट स्थित शमशान घाट का मामला। तीर्थनगर ब्रिजघाट स्थित शमशान घाट का मामला। मृतक का बिना चेहरे देखे नहीं बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। शमशान घाट की 4 दीवारी कराकर एंट्री गेट बनेगा। हापुड़ से अहम खबर, डमी पुतले का अंतिम संस्कार करने का मामला। हापुड़ से अहम खबर, डमी पुतले का अंतिम संस्कार करने का मामला। मृतक का बिना चेहरा देखे नहीं बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से अहम खबर, एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर बीएलओ से मारपीट की घटना सामने आई है। सरकारी कागजात फाड़े गए हैं, गाली गलौज की गई है, धमकी भी दी गई है। बीएलओ शारदा प्रसाद पांडे की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी फैज मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। तलाशी में फैज के पास 4 देसी बम भी बरामद हुए हैं। पॉक्सो एक्ट छेड़खानी समेत 4 मुकदमे भी दर्ज हैं। कंधई थाना क्षेत्र के ताला गांव का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने आरोपी फैज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी फैज मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। यह अहम खबर आपको प्रतापगढ़ से दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी फैज मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट छेड़खानी समेत 4 मुकदमे फैज खान पर दर्ज हैं। कंधई थाना क्षेत्र के ताला गांव का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को प्रतापगढ़ से दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ में एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर बीएलओ से मारपीट की गई है। प्रतापगढ़ से अहम खबर, एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर बीएलओ से मारपीट की गई है। बीएलओ शारदा प्रसाद पांडे की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी फैज खान को गिरफ्तार किया गया है। बीएलओ के साथ सरकारी कागज फाड़े गए, गाली गलौज की गई, धमकी दी गई। देखिए, जो भी बीएलओस के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्रता या मारपीट करेगा या कोई भी ऐसी घटना प्रकाश में आएगी, उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे 1-2 प्रकरण जनपद में आए थे, जिसमें एक रानीगंज का प्रकरण था, एक पट्टी का प्रकरण था। दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है और ऐसे लोगों को जेल भी भेजा गया। बीएलओ के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्रता जिला प्रशासन स्वीकार नहीं करेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां SC/ST वर्ग आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे जालौन पहुंचे हैं। उरई नगर पालिका सहित तमाम विभागों में उन्होंने समीक्षा बैठक की है। साथ ही प्रेस वार्ता कर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित लोगों को मिलने वाली योजना की फाइलें अधिकारियों के पास ही चक्कर खाकर फाइलों में ही दबकर रह जाती हैं।
उन्होंने कहा कि समीक्षा कर लोगों को मिलने वाला लाभ 100% दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने बैठकों में भाग लेते हुए समीक्षा मीटिंग की और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उनकी अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को SC/ST वर्ग से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। जनपद में हूँ और दलित समाज से संबंधित सभी विभागों की जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं की समीक्षा भी कर रहा हूँ। दलित समाज से जो भी पीड़ित है अत्याचार से, उत्पीड़न से और किसी से, उसकी जनसुनवाई करूँ। SC/ST के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। सरकार तो बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं SC/ST के साथ साथ गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस विकलांग वगैरह सबके लिए बहुत सी चीजें और ऐसी कोई बहुत काम थोड़ा यहाँ पे है काम करने की। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो आम जनता तक को मालूम नहीं है, अब वो धरातल तक नहीं आ पा रहे हैं, अधिकारियों के बीच में घूमती रहती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में आपको बता दें, साइबर ठगी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। चौकी प्रभारी नरसिंह ने लोगों को साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी फर्जी कॉल पर भरोसा ना करें, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, OTP किसी के साथ साझा ना करें, संदिग्ध लिंक व मैसेज पर क्लिक करने से बचें। चौकी परिसर के बाहर आयोजित इस जागरूकता बैठक में 2 दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे और साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स बताए गए। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की ठगी या संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं और संबंधित को जानकारी दें। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देवरिया के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के माझा नारायण गांव की रहने वाली BLO रंजू देवी की मौत के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय मृतका के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने आरोप लगाया कि BLO पर लगातार बढ़ते दबाव और प्रताड़ना के कारण रंजू देवी की जान गई है और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग तथा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक दबाव के कारण BLO की मौतें हो रही हैं, अधिकारी झूठ बोलकर अपनी कलम बचा रहे हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। अजय राय ने मांग की है कि जिन अधिकारियों के दबाव के कारण BLO की मौत हो रही है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और इनके बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विशाल रैली आयोजित होगी, जिसमें SIR प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र पर हो रहे कथित हमले का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। इस संबंध में मृतका के पति जगदम्बा दुबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बीते 25 नवंबर को लगातार काम के दबाव के चलते रंजू देवी तनाव में थी। उन्होंने कहा कि SIR का काम चल रहा था, शाम 6 बजे ऑनलाइन मीटिंग थी, 10 बजे रात तक 50 फॉर्म भरने थे। इसी बात को लेकर उन्हें घबराहट होने लगी। हम इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन बस्ती जाते जाते रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है। जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर SIR को लेकर एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। SDM शिकारपुर अरुण कुमार वर्मा ने इस अभियान के तहत कई मतदान केंद्रों का पुनर्निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ संख्या 148, 149, 62, 63, 162 और 163 पर पहुंचकर BLO की प्रगति रिपोर्ट की जांच की। SDM अरुण कुमार वर्मा ने मतदाताओं को SIR भरने का तरीका भी समझाया। उन्होंने बताया कि SIR फॉर्म प्रक्रिया लगभग हमारी 60% पूरी हो चुकी है, जबकि 80% फॉर्म हमारे कलेक्ट हो चुके हैं। SDM शिकारपुर ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह SIR फॉर्म को समय से भरकर अपने स्थानीय BLO को जमा कराएं। वहीं उन्होंने सभी BLO को सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि अगर कहीं पर किसी BLO की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ माहौल काफ़ी अच्छा है और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के जो SIR इनोमिनेशन फॉर्म होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से भरा है। मोस्टली लोगों की मैपिंग हो गई है और हमारे BLO ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने मैक्सिमम फॉर्म डिजिटाइज कर दिए। इनके 95% इनका काम हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो काफ़ी लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है यहाँ पर। देखिए हमारी पूरी टीम, हमारे BLO, सुपरवाइजर्स, हम सब, हमारे जो AEROs हैं, मैं खुद और जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो उस जगह के जो सम्मानित और जागरूक नागरिक हैं, उन सभी के सहयोग से हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपने लिंकेज ढूंढ के उसमें फीड कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं और हमारा सक्सेसफुली जो है रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। पूरे उत्तर प्रदेश में SIR फार्म को लेकर लगातार तमाम अधिकारी जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशन के अनुसार तमाम अधिकारी बूथों को चेक कर रहे हैं और इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं बूथ नंबर 162 पर। देखिए SDM साहब मेरे साथ मौजूद हैं, BLO भी मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह की यहाँ स्थिति पाई गई है SIR फार्म को लेकर। सर, SIR फार्म को लेकर आप बूथ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, किस तरह की स्थिति पाई गई है? यहाँ जागरूकता काफ़ी अच्छी मिली है और हमारे BLO के पास लगभग 95% फॉर्म्स मिल चुके हैं और प्रॉपर जो है उन्होंने सभी लोगों ने अपना लिंकेज ढूंढा है 2003 के मतदाता सूची से। तो ये काफ़ी अच्छा है और हमारे BLO ने भी अच्छा काम किया। डिजिटाइजेशन भी उन्होंने काफ़ी मैक्सिमम फॉर्म पे कर दिए, 95% कर दिए। अच्छा सर, कहीं देखा जा रहा है अभी भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं। जिस तरह से जब महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ BLO जो तो ऐसे हैं कि उन्होंने फार्म खुद भरवाए और कुछ BLO ऐसे हैं कि जो परिवार के लोगों पर छोड़ कर आ रहे हैं, तो वहाँ कभी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उस स्थिति में सर किस तरह की? देखिए सिंपल हमने एक मैसेज दिया है पूरे हमारे लोगों को कि जो बहुएं हैं उनके यहाँ भी उनके माता पिता के यहाँ उनके भाई होंगे और लोग होंगे, तो उनको भी SIR फॉर्म इशू हुए हैं। तो जब अपना डिटेल्स वो भर रहे हैं तो इजीली वो अपने लोगों को, अपने बहन को, अपनी बेटी को बता सकते हैं वो। तो ये काफ़ी सक्सेसफुली हमने डेटा भी कलेक्ट किया है। तो लगभग सारे जगहों पे सफलता मिली है। जहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ हमारी टीम बैठ के और वो 2 या 3 से लिंकेज ढूंढ के और प्रॉपर फॉर्म फिल करके जमा कर रही है। देखिए हमारे साथ SIR फार्म को लेकर SDM शिकारपुर अरुण वर्मा मौजूद थे। इनका कहना ये है कि लगभग 80% फार्म हमारे इनके पास पहुंच चुके हैं, 20% बचे हैं। तो अभी 6 दिन इनके पास बकाया है। इनका कहना ये है कि जल्दी से जल्दी 6 दिन में भी तमाम जो फार्म है उनको भी डिजिटाइज करा लेंगे। और लगातार हम भी लोगों से अपील करते हैं कि SIR फार्म को लेकर जो लोग अभी भी अनभिज्ञ बने हों, जल्दी से जल्दी SIR फार्म को जमा करें और अपने स्थानीय BLO को देने के साथ साथ SIR फार्म की प्रक्रिया को पूरा करें और निर्वाचन आयोग का एक सहयोग करें। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर शहर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है। कानपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी अब बढ़ने लगे हैं। हरी सब्जियां सेहत के लिए जितनी फायदेमंद है उतनी ही अब जेब पर भारी पड़ रही हैं। टमाटर और मटर के दाम तो सुनकर ही लोगों के चेहरे लाल हो जा रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बाजार, जहां बढ़ती कीमतों ने लोगों की नींद उड़ा रखी। फिलहाल ठंड और कम सप्लाई का ये असर कब तक रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी की जेब पर महंगाई का दबाव अभी और बढ़ सकता है। क्या सरकार या प्रशासन कोई कदम उठाएगा, इस पर सभी की नजरें जरूर टिकी हुई हैं। कानपुर के बाजारों में सब्जियों की कीमतें तेजी से बढ़ी नजर आ रही हैं। टमाटर जहां 80 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, वहीं मटर 120 रुपए किलो बिक रही है। लौकी 40 रुपए किलो और फूल गोभी भी 40 रुपए किलो बिक रही है। बरसात और ठंड की वजह से सप्लाई कम है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है। इससे कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा का राशन लेना मुश्किल होता जा रहा है और रसोई का पूरा बजट बिगड़ चुका है। हर चीज महंगी हो रही है। टमाटर 80 रुपए, मटर 120 रुपए, जिसको खरीदना अब मुश्किल हो गया है। सब्जी ज्यादा महंगी चल रही है आजकल। किन सब्जी में दाम बढ़े हैं? लौकी में दाम बढ़ी है, टमाटर में दाम बढ़ी है, गोभी में दाम बढ़ी है, आलू इससे हाँ आलू क्या दाम? आलू 30 रुपया 35 रुपया किलो। इससे गरीब आदमी को किस तरीके सामना करना पड़ रहा, दिक्कत होगा? गरीब आदमी खा नहीं सकता है, महंगाई इतना बढ़ी है, क्या करेगा वो? क्या कर सकता है वो? पिछले दिनों के चलते आज दिन में महंगाई में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा है। पहले तो सस्ता था, सब लोग खाते थे, अब कोई खा ही नहीं पा रहा है। इतना महंगाई कितना था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के मांझा नारायण गांव की रहने वाली BLO रंजू देवी की मौत के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है।
आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय मृतका के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर लगातार बढ़ते दबाव और प्रताड़ना के कारण अंजू देवी की जान गई है और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक दबाव के कारण बीएलओ की मौत हो रही है, अधिकारी झूठ बोलकर अपनी कलम बचा रहे हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। अजय राय ने मांग की है कि जिन अधिकारियों के दबाव के कारण बीएलओ की मौत हो रही है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और इनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विशाल रैली आयोजित होगी, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र पर हो रहे कथित हमले का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। इस संबंध में मृतका के पति जगदम्बा दुबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीते नवंबर को लगातार काम के दबाव के चलते रंजू देवी तनाव में थी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का काम चल रहा था, शाम 6 बजे ऑनलाइन मीटिंग थी, 10 बजे तक 50 फॉर्म भरने थे। इसी बात को लेकर उन्हें घबराहट होने लगी। हम इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन बस्ती जाते जाते रास्ते में उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरकार हमारे लड़के को नौकरी दे और आर्थिक सहायता की भी मांग परिवार ने की। आज मैं देवरिया के इस स्थान पर आया हूँ, जो रंजू दुबे जी, जिन्होंने अत्यधिक दबाव के कारण से जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और एक साधारण परिवार के लोग जो अपने मेहनत से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार अल्प वेतन भोगी लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, इतना दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग और सरकार मिलकर। एसआईआर का काम चल रहा था और खबर आया कि भाई 6 बजे से ऑनलाइन मीटिंग है। मीटिंग में बैठे थे हम लोग। मीटिंग में हुआ कि भाई आज 10 बजे रात तक 50 फार्म आपको करना है, नहीं तो तहसील पर लोग बैठ करके यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ आकर के आपको काम करना है। इसी बात को लेकर के उनको थोड़ा घबराहट शुरू हो गया। उसके बाद हम लोग गाड़ी बुलाए, गाड़ी बुला करके उनको हॉस्पिटल के ले गए। बस्ती जाते जाते जाम मिल गया रास्ते में और वहीं उनका देहांत हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले